अच्छा जी, तो बताएं क्या क्वेश्चंस हैं आपके। सर स्टार्ट करते हैं। सर मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर हमने डिस्कस किया था पार्शियल रिकॉन्फ़िगरेशन के अंदर। आपने बताया था कि जो एफपीजीए का आर्किटेक्ट एक स्लाइड थी उस पे एक रो 0 जैसे रो 1 फिर रो 2, और आपने इसमें एक बात की थी कि हम इसको मल्टी क्लॉक भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल रो 0 को 10 मेगाहर्ट्ज़ और रो 1 को 5 मेगाहर्ट्ज़ से भी चला सकते हैं। तो सर जी, इसका उसके आर्किटेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? फॉर एग्जांपल जब आप इसको मल्टी क्लॉक देते हैं तो उसका आर्किटेक्चर कितना चेंज होगा, मतलब कैसे काम करेगा? इसमें देखो ना कि जब भी कोई इंटीग्रेटेड सर्किट बनती है ना, तो उसमें क्लॉक के लिए ना पूरा एक अपना नेटवर्क होता है, जिसे हम क्लॉक ट्री कहते हैं। ठीक है, तो वो जो क्लॉक ट्री है वो सेपरेट, उसकी लेआउट जो है वो हुई होती है। ठीक है सर। तो इस तरह से आप उसको अलहदा कर सकते हैं कि उन रीजन्स में डिफरेंट क्लॉक ट्रीज काम करती हैं। बात समझ में आई? ठीक है सर, मैं समझ गया क्लॉक ट्री। हाँ, मसलन अगर एक एक ट्री है, एक क्लॉक ट्री है, उसका रूट रो वन में है। ठीक है, और उसके सारे ब्रांचेस भी रो वन में जितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं या जितने बी रैम्स हैं या जितनी भी सिक्वेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो उसको ड्राइव कर रही हैं। ठीक है, इस तरह रो टू में कोई और क्लॉक ट्री होगी जिसको आप एक रूट से कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके सारे जो ब्रांचेस हैं वो रो टू में गए होंगे। तो यानी ठीक है। उन्होंने उसको चिप लेआउट ही ऐसी की होती है कि आप उसको सेपरेटली क्लॉक कर सकते हैं, और अगर चाहें तो सेम क्लॉक भी दे सकते हैं, अगर सारी रूट्स को आप एक ही क्लॉक दे दें एक ही सोर्स से। ठीक है सर। सर दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे पास स्टाइल्स थे पार्टीशन के स्टाइल थे, एक था आइसलैंड, एक स्लॉट और एक ग्रिड था ना सर? तो सर ये इनका एडवांटेज क्या है सर? फॉर एग्जांपल ग्रिड आप यूज कर रहे हो या स्लॉट कर रहे हो या आइसलैंड कर रहे हो, इसमें कि आप अब आगे नेक्स्ट वाले पे जा रहे हो तो उसका फायदा क्या है, क्यों जा रहे हैं? क्या मतलब है स्लॉट और ग्रिड का? सर जैसे आपने कहा था ना, स्लाइड नंबर 18 के ऊपर, 18 के ऊपर पार्टीशन स्टाइल्स थे, एक आइसलैंड, एक स्लॉट एंड ग्रिड ना। तो आपने कहा था कि इसके अंदर हम एम्प्टी एरिया को ज्यादा से ज्यादा एक इस कम। पहले लेक्चर में, दूसरे वाला सर, रिसेंटली जो आपने एक मिनट, अपलोड किया। मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर करता हूँ। इस वाले में पीआर कंसिडरेशन में, जी सर। अच्छा मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। हाँ जी, बताओ किस कौन सी स्लाइड है? सर स्लाइड्स दूसरी वाली हैं सर, दूसरी वाली। पार्शियल रिकॉन्फ़िगरेशन अच्छा ये वाली स्लाइड। जी 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 सर, यही है स्लाइड नंबर 18, 1 8। है। जी सर, पार्टीशन स्टाइल्स। ये जी सर, यही है। अच्छा, सर ये ग्रिड बेस्ड है, फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला जिसके अंदर हमारे इसमें पास क्या एम्प्टी क्वेश्चन है? एरिया। मतलब आपने कहा था ना कि हम इसके अंदर ज्यादा कोशिश ये होती है कि एम्प्टी एरिया को कम करने की कोशिश करते हैं हम ना। तो पार्टीशन स्टाइल है, फिर स्लॉट बेस्ड है, ग्रिड बेस्ड है। तो सर ये जो ग्रिड बेस्ड है, लेट्स सपोज इसके अंदर पार्टीशन एरिया नहीं, एम्प्टी एरिया बहुत कम है, तो सर इसका क्या एडवांटेज क्या होगा? एक देखो, ये पहला वाला जो है ये आइलैंड्स है, यानी ये देखो M1 M2 जो है, ये आइलैंड की तरह है कि उसके ऊपर स्टैटिक रीजन है। यानी स्टैटिक रीजन में जैसे फ्लोट कर रहा है, जिस तरह आइलैंड ओशन के अंदर होता है, तो ये आइलैंड है।
और ये दूसरा जो है इसमें स्लॉट्स हैं, और वो स्लॉट्स जो हैं वो एक ही साइज के हैं। सही है। तो ठीक है सर। इसमें और तीसरा तीसरा जो है ये यानी स्क्वायर ग्रिड हैं, और ये फुल स्लॉट नहीं है, इसके देखो लेंथ कम है। M3 को देखो, M3 जो है वो ऊपर, क्योंकि अगर स्लॉट में वाले में देखो तो M3 आधे से ज्यादा एम्प्टी है। ठीक है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर इस साइड पे आते हैं ग्रिड में, तो ग्रिड में देखो M3 का जो स्क्वायर है वो फुली यूटिलाइज है, उसमें कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। तो इनमें अगर आप लेफ्ट से राइट पे जाओ तो देखो एम्प्टी स्पेस जो है, ये जो व्हाइट एरिया है ये कम होता जा रहा है। ये अनयूज लॉजिक है, ये जो व्हाइट एरिया है ये अनयूज लॉजिक है। ठीक है सर। तो जितने ही आप यानी अपने पार्शियल मॉड्यूल्स को फ्रेगमेंट करेंगे तो ये अनयूज एरिया उसमें कम होता जाएगा। बात ठीक समझ है में सर। आई? ठीक हो गया। यानी और ये बेसिकली एफपीजीए का आर्किटेक्चर सपोर्ट ही नहीं करता था पहले। मसलन ठीक है। ये जो स्लॉट वाला है, ये मुझे याद पड़ता है कि वर्टेक्स 4 ऐसे था कि उसमें जो पार्शियल रीजन है, अगर आप एक मॉड्यूल को पार्शियली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा मॉड्यूल एक स्लॉट में आएगा, और वो स्लॉट वर्टिकली जो है वो पड़ा होता था। ठीक है। ये जब आप कभी अगर आपको मौका मिले और पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन इम्प्लीमेंट करें तो ये हम ड्रॉ करते हैं एरिया को, कि कौन सा एरिया आपने पार्शियली कॉन्फ़िगर करना है, तो उसको ऐसे हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर और बॉटम राइट कॉर्नर ये हम उसको बताते हैं, तो वो पूरा ऐसे ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं एफपीजीए के ऊपर कि ये एरिया है जिसको हमने पार्शियल रिकॉन्फ़िगर करना है। फिर उसके अपने रूल्स होते हैं कि अगर आप एक रूल को भी वायलेट कर रहे हैं, पार्शियल रिकॉन्फ़िगरेशन के रूल को, तो वो जो सेलेक्टेड एरिया है उसको आप पार्शियल रिकॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। वो रूल्स भी फिर डिफरेंट किस्म के हैं। और ये जो दूसरा वो है पीआर डिजाइन कंसिडरेशन, दूसरा जो पीडीएफ है उसमें है कुछ। ठीक है। तो ये जो 3 ABC हैं, ये डिफरेंट एफपीजीएस के आर्किटेक्चर कैसे इवॉल्व हुए। जैसे मैंने बता दिया कि ये जो बी है स्लॉट वाला, वर्टेक्स 4 ऐसे था, और ये जो सी है ये आजकल के एफपीजीएस ऐसे हैं, और ये आइलैंड स्टाइल वाला ये काफी पुराना था। ठीक है ठीक है। सर। अगला एक क्वेश्चन ये कि हम ना ड्यूरिंग रिकॉन्फ़िगरेशन फिल्टर जो हमारे पास इंजन होता है वो हम रिप्लेस करते हैं सोबल और सीपीएफ फिल्टर के साथ। सर 42 स्लाइड नंबर है। ये सर यही है। हाँ ये सोबीएफ फिल्टर और सीपीएफ फिल्टर। सर इसको जरा एक्सप्लेन कर देना सर, क्या मतलब है? ये देखो जैसे ये सोबल फिल्टर और सीपीएफ फिल्टर, ये 2 फिल्टर्स हैं। ये डीएसपी के, यानी आप इसको कंसिडर कर लें कि ये कुछ भी हैं। मतलब ये अगर फिल्टर नहीं है तो लेट्स से ये एक, अगर लेट्स से आप इसको कंसिडर करें एक ट्रिपल कैरी एडर है और एक कैरी लोकाहाइड एडर है। अब मुझे ठीक है। बताएं कि क्वेश्चन क्या है आपका। यानी अगर मैं आप ये पूछ रहे हैं कि सोबल फिल्टर क्या है, एग्जैक्टली सर मैं ये चीज पूछ रहा हूँ। सोबल फिल्टर तो आप डीएसपी में है, उसको आप देख लें, सर्च कर लें, उसकी इक्वेशन निकल आएगी। और ये इमेज एनहेंसमेंट के फिल्टर्स हैं, इसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। मसलन एक होता है कि वो इमेजेस को शार्प करता है, नॉइस को रिमूव करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये एजेस को डिटेक्ट करता है मेरे ख्याल में सोबल फिल्टर। ठीक है सर। ठीक है। लेकिन सर पार्शियल एक रिकॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से आपका क्या क्वेश्चन है? सर इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था ना, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कहा एफपीजीए के अंदर ये काम क्या कर रहा है ना, सोबल फिल्टर और सीपीएफ फिल्टर। क्या मतलब क्या काम? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम लो पास फिल्टर को इस्तेमाल करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करने के लिए करते हैं।
तो इसी तरह मैं पूछना चाह रहा था कि सोबल और सीपीएफ फिल्टर मतलब कर क्या रहे हैं ना, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। ये मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको देख लें। मेरे ख्याल में इमेज देखो डायरेक्टली निकल आया है, मीडियन ऑपरेटर है ये शायद। ये देखो एजेस को एनहेंस करता है, ठीक है। इमेज के जो एजेस हैं उसको एनहेंस करता है। इधर इधर देखो, अगर इस तरह का इमेज इसको देते हैं कलर पिक्चर ऑफ स्ट्रीम इंजन, तो इसका आउटपुट इस तरह होगा। ठीक हो गया सर, ठीक। नजर आ रहे? यस सर, तो नजर आ रहा एजेस को एनहेंस करता है इस तरह। मतलब सीपीएफ फिल्टर है, वो भी देख लो कि उसका क्या काम है। ई कैप क्या चीज है, किसी को पता है? तो क्या मैंने चीज इसको सर? सर्कल किया हुआ है यहाँ पे। The partial bit stream of sepia and Sobel could be loaded to FPGA via PCAP on demand. ये PCAP क्या चीज है? पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस पोर्ट। प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसर सर, एक्सेस सॉरी पोर्ट। सॉरी सर, प्रोसेसर। ये हाँ, ये जो जिंक जिंक एसओसीज होते हैं, ये इनमें एक पार्शियल रिकॉन्फ़िगरेशन का पोर्ट एक्स्ट्रा होता है, उसको PCAP कहते हैं, पार्शियल प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस पोर्ट। तो दो दो आपके पास बिट स्ट्रीम को डाउनलोड करने के दो पोर्ट्स होते हैं। एक होता है आई कैप, वो एफपीजीए साइड पे होता है, और एक होता है पी कैप जो कि प्रोसेसर साइड पे होता है। फिर दोनों की अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अ, मेरे ख्याल में वो जो एसओसी का लेक्चर है उसमें होगा ये। ठीक है सर। सर आपने जनरल बताया था इसमें। सर अब 5W के अंदर ना सर एक आखिरी वाला पॉइंट था कि विच इज द इन व्हाट डायरेक्शन द रिकॉन्फ़िगरेशन ऑपरेट सर। सर इसके अंदर मतलब क्या है सर, डायमेंशन का क्या मतलब हुआ सर? ये पॉइंट समझ नहीं आया सर। किधर है, किधर है? स्लाइड नंबर सर, एक मिनट। ये सर एंड में है 5W। किधर? आगे आगे सर, आगे। आगे। और आगे। ये यही आ गया सर, ये लास्ट इसमें आखिरी क्वेश्चन है सर। ये 5 क्वेश्चन थे ना, तो ये इन व्हाट डायमेंशन द रिकॉन्फ़िगरेशंस ऑपरेट सर, ये एक्सप्लेन कर दें सर, ये क्या चीज? सर इसमें आपने सर एक्सप्लेन किया था ना कि जैसे फॉर एग्जांपल वेयर द कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर इज लोकेटेड, तो आपने जैसे कहा कि अगर एफपीजीए फैब्रिक की बात करते हैं तो आई कैप है, फिर जाइलिंक्स की बात करते हैं तो फिर पी कैप है। तो इस तरह सर आपने एक में बताया कि व्हेन द रिकॉन्फ़िगरेशन आर जनरेटेड, तो इसमें आपने कहा रन टाइम जनरेट लोड की बात की थी फिर आपने। तो ये जो लास्ट वाला है सर, इसमें ये समझ नहीं आता कि इसमें क्या पॉइंट है। अच्छा, इन व्हाट डायमेंशन द रिकॉन्फ़िगरेशन ऑपरेट। ग्रैनुलरिटी तो ये है ना कि यानी फ्रेम बेस कर रहे हैं कि पार्शियल रीजन को, पूरे पार्शियल रीजन को कर रहे हैं। जी सर, उसमें आपने बताया स्क्वायर रीजन और फ्रेम सर। हाँ, एंड व्हाट डायमेंशन द कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेट, इसका क्या मतलब है ये?
देखते हैं। वीडियो मैंने क्या बताया? सर वीडियो वाला वो समझ नहीं आया था, फिर मैंने लिखा ही नहीं था, बाकी लिख लिए थे। वीडियो मैंने कुछ बताया इसके बारे में? थोड़ा हिंट दिया था, थोड़ा थोड़ा कुछ बताया था सर। आप रुके, मैं देख लेता हूँ। सर वीडियो में आपने क्वेश्चन किया था फ्रॉम द ऑडियंस। जी, सर ये किसी स्टूडेंट ने आंसर किया था, लेकिन उसकी आवाज क्लियर नहीं थी। तो मैंने क्या जवाब दिया था, मुझे अब याद नहीं है। नहीं, आपने सर जवाब आपने नहीं कहा दिया था था। सर नहीं आपने नहीं, कहा था आप ठीक सर आपने कहा था आप ठीक बोल रहे हैं, स्टूडेंट को यही बोला जवाब था। आपने नहीं दिया था सर। आपने ये सवाल स्टूडेंट से पूछा था, मतलब स्टूडेंट ने वो जवाब दे दिया था, फिर आपने बोल दिया हाँ ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट की आवाज़ तो नहीं आई, इसलिए वो नहीं किया था, लिखा नहीं था। अच्छा, ये मुझे देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि इसका क्या कोई बात नहीं सर, क्या बाद में मतलब है बता इसका। दीजिए। और कोई क्वेश्चन है? बस आखिरी चीज़ पूछनी है सर, जैसे कि हमारे पास जो विवाडो है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या करता है कि सी लैंग्वेज को, सी कोड कोई भी होता है जिसको आरटीएल के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। तो सर फिर हम ना सर आजकल रिसेंटली फिर हम एचडीएल को क्यों सीख रहे हैं? अगर सी लैंग्वेज को आरटीएल के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है तो एचडीएल को फिर क्यों? ये आपने किए। जी सर। ये मैं कह रहा हूँ कि अच्छा आपने किया। जब हम बैचलर्स कर रहे थे ना, तो उस वक्त भी जब हम माइक्रो कंट्रोलर का कोर्स पढ़ते थे, उस जमाने में ये 8051 था, ये अर्डिनो वगैरह और ये सारा कुछ नहीं था। तो हम असेंबली में कोडिंग किया करते थे। ठीक सर। अभी भी आप लोगों में से किसी ने की असेंबली में कोडिंग? यस सर, की है। किस प्रोसेसर की कोडिंग की है, किस, क्यों की है? सर वो उसमें अंदर सर ने कराई थी हमें, सॉफ्टवेयर का नाम EMW नहीं, EMU नाम से सर एग्जिस्ट है। एमुलेटर जो था एमुलेटर। 8086। जी सर। सर एमुलेटर में की थी? जी जी सर। सर 8086 किस किस कोर्स में? आर्डिनो सर सर, माइक्रो कंट्रोलर के माइक्रो अंदर ही किया था प्रोसेसर। सर। माइक्रो प्रोसेसर यासिर अच्छा, साहब ने कराई थी। यासर साहब ने कराई थी। जी सर। ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि इतना यूज नहीं नहीं होता सर, ज्यादातर लोग बट सी लैंग्वेज में, तो क्या वजह है? सर ये जो पुराने प्रोसेसर थे वो खत्म हो गए ना, ये पुराने प्रोसेसर के लिए होता था इसलिए सर। नहीं जाने, और क्या वजह है? बताएं सर। तो और पता है कि आजकल क्यों नहीं यूज करते? सर मैंने जवाब ये दिया कि मैं क्या, पुराने प्रोसेसर उस टाइम उसके अंदर ही यूज होता था, अब प्रोसेसर अपडेट हो गए इसलिए इसके अंदर नहीं यूज करते। नहीं नहीं, अभी भी यूज कर सकते हैं। सॉलिड रीजन नहीं अभी पता भी सर। हम अभी भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी यूज नहीं कर सकते। रीजन ये है कि ओवर द ईयर्स जो कंपाइलर्स हैं वो इतने अच्छे हो गए हैं और वो इतना जबरदस्त किस्म का असेंबली लैंग्वेज कोड जनरेट करते हैं या मशीन कोड जनरेट करते हैं कि वो ह्यूमन रीडेबल, सॉरी, ह्यूमन रिटन जो असेंबली लैंग्वेज है उसकी परफॉर्मेंस के करीब करीब आ गए हैं। बात समझ में आ गई है? ये ठीक कंपाइलर्स है। इतने अच्छे हो गए हैं कि वो जो असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज का कोड जनरेट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ह्यूमन रिटन असेंबली लैंग्वेज के करीब आ गई है। करीब मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसा क्रिटिकल, स्पीड क्रिटिकल या लेटेंसी क्रिटिकल फंक्शन इम्प्लीमेंट करना हो माइक्रो कंट्रोलर्स पे, तो लोग आज भी उसको असेंबली में ही करेंगे, क्योंकि ठीक है। वहां पे वो वेस्ट नहीं कर सकते टाइम। कंपाइलर्स क्या करते हैं कि वो आपके सी कोड से असेंबली कोड जनरेट करते हैं।
तो लेट्स से कि अगर एक कंपाइलर ने एक भी स्टेटमेंट एक्स्ट्रा जनरेट कर दी एक लूप के अंदर, ठीक है, एक असेंबली लैंग्वेज का कोड है, वो एक लूप है, और लूप के अंदर अगर कंपाइलर ने एक भी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट जनरेट कर दी, तो जितने टाइम वो लूप रन होगा उतने टाइम ही उस एक स्टेटमेंट का डिले एक्यूमुलेट होगा। जबकि अगर ह्यूमंस करें तो शायद वो जो एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है वो ह्यूमंस शायद ना लिखें। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आपको एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस चाहिए हो और लेटेंसी क्रिटिकल डिजाइन हो, तो आप आज भी उसको असेंबली लैंग्वेज में ही करोगे। सेम गोस फॉर एफपीजीएस कि पहले जो जिसको हम कहते हैं एचएलएस, हाई लेवल सिंथेसिस, एचएलएस जो है ये इमेच्योर था, ठीक है, और ये जो वेरिलॉग या वीएचडीएल जनरेट करता था सी से, जो आप जनरेट करते हैं वेरिलॉग या वीएचडीएल, दैट वाज इनएफिशिएंट, जिसकी वजह से जो आपका हार्डवेयर बनता था वो भी बहुत जो है एरिया कंज्यूमिंग और उसकी स्पीड भी कम और सारा कुछ। लेकिन ओवर द इयर्स लोगों ने एचएलएस में काफी सारा काम किया, कंपनीज ने काफी सारा इन्वेस्ट किया और दे गॉट बेटर, ठीक है। तो मे बी कि इन फ्यूचर एक ऐसा टाइम भी आए कि एफपीजीएस को जो नॉर्मल लोग हैं, मसलन जो प्रोग्रामर्स हैं, वो एफपीजीएस को इस्तेमाल करेंगे तो वो शायद सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जो स्पीड क्रिटिकल और बिल्कुल लेटेंसी क्रिटिकल एप्लीकेशंस होंगी, मे बी उस पे आपको फिर वेरिलॉग या वीएचडीएल में जाना पड़े, ठीक है। तो एफपीजीएस कंपनीज के लिए चैलेंज ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एफपीजीएस यूज करने की तरफ माइल करें। उसका तरीका यही है कि इसकी प्रोग्रामिंग को आसान बनाएं, और वो करते हैं एचएलएस के थ्रू, कि जितना भी उनका एचएलएस अच्छा होगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरफ आएंगे, सही है। लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस चाहिए हो, एब्सोल्यूट लेटेंसी को आपने टारगेट करना हो, तो आपको फिर वीएचडीएल या वेरिलॉग में जाना पड़ेगा। ठीक है सर, एक आखिरी चीज़ है बस, ये शायद इररिलेवेंट भी हो सर, आपने बीच में एक बात की थी कि जो हमारे पास एडिटर था, क्या नाम, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, टूल है सर वो एफपीजी एडिटर सर, तो वो ऐसा था कि फिर वो उस कंपनी ने रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह विवाडो टीसीएल इंट्रोड्यूस कराया था, जिस पे आपने एक मजे की बात की थी कि इस पे रिसर्चर्स ने बड़ा शोर मचाया था, जिसमें से मैं भी था, मतलब आपने भी इसी पे पीएचडी की थी। तो सर उसके बाद आप लोग कैसे सेटिस्फाई हुए थे सर? हाँ, ये आपने, अच्छा, वो इस तरह पहले जब हम यूज करते थे एक्सडीएल, उसे कहते थे Xilinx डिजाइन लैंग्वेज, तो वो ये था कि वो आईसी के साथ है, जो आप लैब में यूज कर रहे हैं ना, आईएसई, तो वो उसके साथ है। यानी अगर आप उधर जाएं और आप लिखें XDL अपने प्रॉम्प्ट पे, तो XDL का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर आप उसको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। मसलन अगर आप उसको नेटलेस फाइल दें, एनसीडी फाइल दें, जो आपकी पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जनरेट होती है, तो वो उसको एज अ टेक्स्ट फाइल ओपन कर देगा, ठीक है। तो वो आप उसको देख सकते हैं कि कौन से लुकअप टेबल में कौन सी फंक्शनैलिटी है, कौन से स्लाइस में कौन कौन से लुट्स हैं, ये सारा कुछ। फिर उसकी राउटिंग भी देख सकते हैं कि इसका राउटिंग जो है वो आपको बिल्कुल टेक्सचुअल फॉर्म में नजर आता है कि ये वायर यहाँ से निकला और फिर इधर से गया, उधर से गया, उधर से गया, उधर से गया। वो मुख्तलिफ पिप्स होते हैं, तो वो पिप्स आप देख सकते हैं कौन कौन से पिप्स को वो यूज करता है। तो रिसर्चर्स ने काफी सारा टाइम लगाया था XDL बेस्ड टूल्स जनरेट करने पे। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द टूल्स वाज टॉर्क, टूल्स फॉर ओपन सोर्स रिकॉन्फ़िगरेशन, कि वो पूरा एक जो है ना 20 साल उन्होंने लगाए थे प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, जो कि यही काम करता था कि वो XDL से मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन निकालता था।
फिर Xilinx वालों ने ये डिसाइड किया कि हम XDL को आइंदा जो है वो डिसकंटिन्यू करेंगे। उसकी वजह ये थी कि जिस तरह ISC काम करता है, तो ISC क्या करता है कि वो हर एक यानी अगर आप सिंथेसिस रन करें तो सिंथेसिस के बाद वो बहुत सारे फाइल जनरेट करता है। फिर आप अगर प्लेसमेंट रन करें तो प्लेसमेंट के बाद भी बहुत सारे फाइल जनरेट करता है, डिफरेंट फोल्डर्स बनाता जाता है आपके कंप्यूटर में, और फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे वो प्रीवियस उसको सेव करता है। तो उसकी जो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग थी ISC की, वो फाइल्स पे थी। वाडो में ऐसे नहीं है, वाडो में इन मेमोरी प्रोसेसिंग है, ठीक है, कि जो आपका डिजाइन है ना वो बस मेमोरी में ही पड़ा होता है और मेमोरी में ही उसको वो प्रोसेस कर रहा होता है, सिंथेसिस भी रन कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन भी रन कर रहा है। तो विवाडो इज मच फास्टर कंपेयर टू ISC का जो वो है ना रन टाइम है, कंपाइलेशन टाइम, वो बहुत ज्यादा था। तो एक रीजन ये था विवाडो पे जाने का कि वो इस पूरे के पूरे जो मेथोडोलॉजी है वो इसको थ्रो करना चाहते थे, वो इन मेमोरी प्रोसेसिंग पे जाना चाहते थे, ठीक है। तो वो फिर एक गोल उनका ये था कि इसकी जो कंपाइलेशन टाइम है ये ज्यादा हो जाए। तो खैर और भी रीजंस होंगी, सिक्योरिटी के लिहाज से भी सारा कुछ। तो जो आपका क्वेश्चन था कि रिसर्चर्स ने इसके साथ फिर कैसे टैकल किया, तो रिसर्चर्स का काम यही होता है कि वो चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। मे बी कि एक टेक्नोलॉजी 3 साल तक चलती है, उसके बाद वो ऑब्सोलीट हो जाती है, तो यू हैव टू चेंज टू न्यू थिंग्स। सो आई थिंक ये मैंने आंसर कर दिया कर लिया सर, आपके समझ आ क्वेश्चन गया। को। हाँ, Yes. लेकिन फिर भी जो अभी वो है क्या कहते हैं XDL की इक्विवेलेंट फंक्शनैलिटी उन्होंने निकाली है जो कि TCL बेस्ड है, वो मैंने बताया अभी तक। तो लोग उस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जितने रिसर्चर्स पहले उस पे थे XDL पे, शायद उतने ज्यादा अब नहीं है। तो उन्होंने ज्यादातर लोगों ने जो है ना डायरेक्शन को चेंज कर लिया। ठीक है सर, मेरे बस यही सवाल थे। और किसी की क्वेश्चंस हैं? Excuse me, sir. जी सर ये फ्लो डिजाइन कंसिडरेशंस में आपने एक चीज जो थी क्लॉक स्टार्वेशन, कौन सा लेक्चर है? सर यही सर ये सेकंड वाला लेक्चर है, 10 लेक्चर 10 में से सर। अच्छा बताओ इसमें क्या है? सर इसमें स्लाइड नंबर 16 है गेस। ये वाली स्लाइड नहीं है सर, दूसरी स्लाइड है जो मेरे लिए आपने खोली हुई थी। यस ये सर, वाली वो नहीं वाली है? है। नहीं नहीं सर, वो वाली है। कौन सी सर 16 स्लाइड? 16 सर जिसमें आपने एडिशन की है स्लाइड्स की। सर 42 के बाद है, 42 या 43 और 44 पे। 40 स्लाइड है सर, 40। सही ऊपर। किधर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन सर यहाँ क्या पे है? क्लॉक स्टार्वेशन के बारे में, सर ये क्लॉक स्टार्वेशन का कंसेप्ट आप एक दफा रिपीट कर सकते हैं ये चीज? सर मेरे जहन में बता दूं? एक मिनट मुझे देखने दो। When possible, add frames to an RP reconfigurable partition range in the same clock region, rather than adding an additional clock region to avoid clock starvation. इसका ये
जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसका ये मतलब है कि अगर आपको स्पेस चाहिए ना अपने रिकन्फिगरेबल पार्टीशन के लिए, तो देखो ना, दो दो एक लेफ्ट पे है एक राइट पे है, ठीक है। लेफ्ट पे क्या है कि आपने उसको यानी एक ही क्लॉक रीजन के अंदर प्लेस कर दिए, ठीक है, जो लॉजिक एक्स्ट्रा लॉजिक है। और दूसरे में आपने क्या किया कि ऊपर कर दिए, यानी एक हिस्सा एक क्लॉक रीजन में है, दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरे क्लॉक रीजन में है, ठीक है। सो इससे आपके क्लॉक पे लोड पड़ेगा, जो दूसरा वाला है राइट वाला है, इससे क्लॉक रीजन, यानी मैं कह रहा हूँ ना कि क्लॉक ट्रीज होती हैं, तो इससे आपकी क्लॉक ट्रीज पे जो है ना वो ज्यादा लोड पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप एक को एक में ही अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, ताकि जो है आप मल्टीपल क्लॉक रूट्स को ना यूज करें, सही है, एक ही क्लॉक रीजन सर के अंदर हो। ठीक है सर, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो आपने हमें पार्टीशंस बताई थी, जिस तरह आपने पार्टीशन का 0 1 हो गया और एरिया 2 3 हो गया ना, वो आपने पार्टीशंस, तो इसका मतलब ये है कि ये उनके किसी एरिया में लाई कर रहा है ये जो लॉजिक है। नहीं, ये जो कॉन्फ़िगरेबल पार्टीशन लेफ्ट पे है ये एक क्लॉक रीजन के अंदर है। तो जैसे मैंने बताया ना कि इसमें क्लॉक ट्रीज होती हैं, और यस सर। एक क्लॉक ट्री जो है वो एक रो में होगी, दूसरी क्लॉक ट्री जो है ऊपर वाले रो में होगी। ये जो बीच में हॉरिजॉन्टल ब्लैक वो है ना पार्टीशन है, इससे ऊपर ही दूसरी रो है, ठीक है। तो जब भी आपने यूज करना हो तो बेहतर है कि जो पार्शियल रिकॉन्फिगरेबल रीजन हो वो एक क्लॉक रीजन में हो, क्योंकि इसके साथ ये होगा कि आपकी एक ही क्लॉक यूज होगी, ठीक है। फिर दूसरे ठीक वाले है में ये सर। होगा कि आप दूसरे क्लॉक ट्री को भी एक्टिवेट करेंगे, जिसके अपने रिपरकशंस हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। ठीक है सर, क्लियर सो हो गया सर। मसलन स्टारवेशन का क्या मतलब है कि क्लॉक भूखा होना ना, स्टारवेशन यही होता है ना। तो लेट्स से सर अगर इसका आप मतलब, जी, सर इसका मतलब ये हो सकता है कि मतलब जो दूसरा क्लॉक का रीजन है, मतलब इसके लिए अगर इसको क्लॉक मिल रही है तो उसको शायद, मतलब उसके अगर उसको क्लॉक वो दूसरे एरिया में लाइक कर रहा है तो उसकी पावर कंजम्पशन भी ज्यादा हो सकती है। देखो ना क्लॉक अब इसको सोचते हैं ना, देखो क्लॉक कैसे काम करती है। यानी एक ऑसिलेटर होता है, ठीक है, हम्म। वो लगा होता है, वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा होता है। फिर आपकी एफपीजीए के ऊपर, अब ये ऑसिलेटर जो है आपकी एफपीजीए की किसी पिन पे कनेक्टेड है, ठीक है, जहां से एफपीजीए को क्लॉक जनरेशन मिल रही है। फिर आपकी एफपीजीए के ऊपर क्लॉक डिवाइडर्स है, डीसीएम, डिजिटल क्लॉक मैनेजमेंट यूनिट्स। जो मसलन अगर आपके पास क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी लेट से 500 मेगाहर्ट्ज है, तो जो डीसीएम है वो उसको डिवाइड कर देता है। आप उसको बता दें कि मुझे 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देगा। 200 की चाहिए तो 200 की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देगा। अब मैंने आपको बताया कि हर क्लॉक रीजन के जो क्लॉक के रूट्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर एक सोर्स है उससे आप बहुत सारी चीजों को चला रहे हैं, तो क्लॉक क्लॉक का जो सोर्स है उस पर लोडिंग आती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आजकल चिप्स में ये मसला हो गया है कि अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, लेट्स से एक चिप के बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे है, और एक लेट्स से टॉप राइट कॉर्नर पे है, तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों को क्लॉक जो है वो एक ही टाइम पे मिले। दिस इज कॉल्ड क्लॉक स्क्यू और क्लॉक जिटर, ठीक है। तो अगर आप उसको मल्टीपल क्लॉक रीजन्स को एक्टिवेट करती हैं एक ही सोर्स पे, तो आप क्लॉक पे लोड कर रही हैं। तो स्टार्व का मतलब ये है कि क्लॉक उसको बाद में मिलेगा, यानी सर वही ये जो, क्यू आ सकता है बीच में। हाँ, तो जैसे उसको क्लॉक की जरूरत है, वो स्टार्व कर रहा है, लेकिन क्लॉक उसको डिले से मिलेगा।
क्यों डिले से मिलेगा? क्योंकि आपने क्लॉक सोर्स को इतना लोड कर दिया है, और जो डिस्टेंस है बीच में, यानी सोर्स से और डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना हो गया है कि उसको क्लॉक टाइम पे नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो जब भी आप को पार्शियल रिकॉन्फ़िगरेशन रीजन का एरिया ज्यादा करना हो, तो कोशिश करें कि 2 क्लॉक रीजन्स को ना इन्वॉल्व करें, उससे क्लॉक पे लोड पड़ता है और क्लॉक स्टारवेशन हो सकती है, यानी आपको टाइम पे क्लॉक शायद ना मिले। तो बेहतर है कि आप उसको यानी हॉरिजेंटली उसको स्केल करें, ताकि एक ही क्लॉक रीजन के अंदर वो स्केल हो। सही सही है? है सर। जी, और कोई क्वेश्चन है? Excuse me, sir. Excuse me, sir. जी, सर मेरा क्वेश्चन था कि आई कैप और पी कैप जो है एट द सेम टाइम क्यों नहीं यूज हो सकते? अच्छा, एट द सेम टाइम क्यों यूज नहीं हो सकते? यस उसकी सर। वजह ये है कि पता नहीं कहीं शायद ये आगे है मेरे ख्याल में, वो लेक्चर जो अभी अपलोड नहीं हुआ, ये जब हम जिंक सोसी का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन इसका आंसर ये है शॉर्टली कि आप यूं समझ लें कि आई कैप और पी कैप, इसके आगे एक मक्स लगा हुआ है। सही है? और उस यस मक्स के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन इंजन है वो लगा हुआ है। तो कॉन्फ़िगरेशन इंजन कैन बी यूज्ड बाय आई कैप और पी कैप एट अ टाइम, दोनों उसको यूज नहीं कर सकते, ओके सर। वो टाइम मल्टीप्लेक्स्ड है। आप लोग असाइनमेंट कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं सर। यस सर कर सर रहे मेरा असाइनमेंट सर क्वेश्चन है। हमारा लास्ट असाइनमेंट का असाइनमेंट है। क्वेश्चन तो आप अभी अभी आप दिमाग इस्तेमाल करें ना, नेक्स्ट वीक असाइनमेंट का क्वेश्चन। सर एक गाइड दे देते आप अगर उसमें। हाँ बताओ। सर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हाँ, सर, उसके अंदर अब आपने सर उस तरह की कोई एग्जांपल लेक्चर में भी नहीं करवाई, तो इसलिए पूछ रहे थे कि वो सर क्या अब है जो क्वेश्चन? वो सर फोल्डिंग सीक्वेंस जो है, जो शेड्यूल है, सॉरी फोल्डिंग शेड्यूल जो है वो खुद ही क्रिएट करना है ना, तो उससे रिलेटेड अच्छा एग्जांपल नहीं की थी, तो वो एक दफा आप किसी भी सर्किट पे बता दे, जो भी डिजाइन डीएफजी है उसको दिखा दे कि कैसे करेंगे, तो हम जो क्वेश्चन आपने अच्छा दिया हुआ है तो हम उस पर कर लेंगे। अच्छा, उसका मैं आपको अभी हिंट दे देता हूँ, सॉल्व तो मैं कर लूंगा बाद में, ठीक है सर, लेकिन हिंट दे दें। उसको अभी मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि उसको जब स्केजुअल ना गिवन हो ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्केजुअल आपने खुद बनाना है। सही है? यस सर। तो उसका तरीका ये है कि जो ऑपरेटर, उसमें आप देखो ना कि कौन सा ऑपरेटर ऐसा है जो कि लीस्ट कांस्टेंट है, और कौन सा ऑपरेटर ऐसे है जिस पे मैक्सिमम कंस्ट्रेंट्स हैं। मसलन लेट्स से एक ऑपरेटर है, वो एडर है, ठीक है, और उसके दोनों इनपुट जो हैं वो कांस्टेंट हैं। दोनों इनपुट्स क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं। तो इस पे लीस्ट कंस्ट्रेंट्स है कि मैक्सिमम कंस्ट्रेंट्स हैं? सर लीस्ट कंस्ट्रेंट होंगे ना। इस पे लीस्ट कंस्ट्रेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कांस्टेंट है ना, तो जी दोनों सर। के लिए उसको वेट नहीं करना पड़ता। दोनों जो है वो किसी दूसरे ऑपरेटर पे डिपेंड नहीं कर रहे। हम्म, इसका मतलब है कि इसको स्केड्यूल करने में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको आप कहीं भी रख दो। अब लेट से एक दूसरा ऑपरेटर है जो डिपेंड कर रहा है इस एडर पे और एक कांस्टेंट पे, ठीक है,
तो फिर इसका क्या मतलब है कि इन दोनों में से किस तरह स्केड्यूल कैसे बनेगा? पहले आप उसको रखेंगे जिसमें 2 कांस्टेंट हैं, और फिर उसके बाद वो रखेंगे जो कि इसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई है? सर नहीं। मतलब इसका ये हुआ कि हम जो 0 आइट्रेशन है वो हम जो कॉन्स्टेंट्स वाले हैं उसको देंगे, और जो सेकंड मतलब जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी वो हम जो उसके बाद रिपीट हो रहा है उसको देंगे। आप डेटा फ्लो को देखेंगे ना, जैसे मैंने आपको कह दिया कि पहला वाला जो एडर है उसका जो आउटपुट है वो दूसरे वाले ऑपरेटर का जो कि लेट्स से मल्टीप्लायर है उसका इनपुट है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये दूसरा वाला जो मल्टीप्लायर है ये कंप्लीट ही नहीं हो सकता जब तक पहले वाला ना हो। और ठीक है सर। पहले वाले के दोनों इनपुट कांस्टेंट हैं, तो पहला वाला तो कभी भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा वाला उस पर डिपेंड कर रहा है ना पहले वाले पे, जिसकी हाँ इनपुट कांस्टेंट है। हाँ, सही है। इसी तरह अगर लेट्स से एक ऑपरेटर है, उसके दोनों इनपुट्स पे रजिस्टर्स हैं, दोनों इनपुट पे रजिस्टर्स हैं, तो रजिस्टर जब भी आएंगे ना तो वो एज अ न्यू स्टार्टिंग पॉइंट आप कंसिडर करते हैं। वो एज अ न्यू स्टार्टिंग पॉइंट क्यों कंसिडर करते हैं कि क्योंकि वहां पे क्लॉक ने आना होता है। तो इसका मतलब है कि जो ऑपरेटर दोनों इनपुट उसके रजिस्टर्स हैं वो लीस्ट कांस्टेंट है बनिस्बत उस ऑपरेटर के जिसके दोनों इनपुट्स पे रजिस्टर नहीं है और वो डायरेक्टली किसी दूसरे ऑपरेटर पे डिपेंड कर रहे हैं। सही है। तो ये कुछ हिंट्स हैं, इसको आप अपने जहन में रखो और फिर देखो कि कौन सा ऑपरेटर पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए। ठीक है सर। और ये बात भी है कि ये जो स्केड्यूल है ये शायद के मे बी कि अली बनाए तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, आप बनाए तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो, ये भी पॉसिबल है। ये उसी तरह है ना, जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि आप अपने क्लास के लिए टाइम टेबल बना दो, तो आप भी टाइम और क्लासरूम को मैनेज करोगी और कोई दूसरा बंदा भी मैनेज करेगा, तो शायद उन दोनों में फर्क हो, लेकिन हर बंदा आप में से दोनों जो है डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मसला अगर अब मैं आपसे कह दूं कि मेरी क्लास आपने रखनी है लेकिन मैं कभी भी जो है ना 8 बजे क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, मैं सिर्फ 10 बजे क्लास लूंगा, फिर आपने देखना होगा कि मेरी क्लास आप 10 बजे से पहले ना रखें, ठीक है, या मैं कहूँगा मंडे को मैंने नहीं लेना। तो ये सारी डिफरेंट जो कंस्ट्रेंट्स है ये डिफरेंट टीचर्स आपको बता देंगे और फिर आप उस तरह कोशिश करेंगे कि सबको खुश कर लें। तो ऐसे ही है ये, मतलब डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स है, उसको आप डिफरेंट ऑपरेटर्स पे वो इम्पोज हैं, तो यू ट्राई टू कम अप विद अ स्केड्यूल। ठीक है सर। तो फिर नेक्स्ट वीक कब है डेडलाइन? सर 10 दिन बाद आपने बोला था, एक मिनट देख लेते हैं। सर ट्यूसडे है नेक्स्ट। 10 फेब सर, 10 फेब है। वेडनेसडे। अच्छा, 10 फरवरी के ना 10 है सर, 10 11 बज फेब के है सर। 11:59। नहीं, यानी वेंसडे को तो मैंने क्विज लेना है, उससे पहले सबमिट हो जाएगा। सर ट्यूसडे को कर दें। फिर आप 9 फेब कर दें और हाँ, सबमिशन मैं फिर 9 को कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक। Edit, ये है एक दिन मैंने आगे कर दी है। तो फिर नेक्स्ट वेंसडे को क्विज होगा। ठीक है सर। और कितने हो गए क्विज़ेस? सर 2 हमारे इसके बाद हुए हैं और 2 आई थिंक 4 हो गए सर। नहीं, उसमें से एक तो अनमार्क रह गया था ना, 3 हो गए। तो बेसिक
3 हो फिर गए। 3 सही है। और कितनी वीक्स हमारे पास बच रहे हैं? 2 वीक्स है 1 मेरे वीक ख्याल सर, से। 1 वीक 1 वीक। प्रिपरेशन है। ठीक है। लेकिन सर मैंने सुनने में ये आया कि इस दफा प्रिपरेशन वीक नहीं दे रहे। कुछ बात तो हुई थी, लेकिन अब पता नहीं क्या, वो आपको दमखान साहब बता सकते हैं। नहीं, प्रिपरेशन वीक दे रहे हैं क्योंकि 16 तक लेब है, तो लेब वेडनेसडे को खत्म होंगे, वही वीक होगा, फिर उसके बाद अगले मंडे को पेपर। एक सजेशन तो ये भी शायद आई थी, अब मुझे नहीं पता कि क्या डिसाइड वही हुआ बात। कि वो लेकिन तीसरा वीक और क्लियर सकता है। कि फर्स्ट से एग्जाम हो, लेकिन अब मुझे नहीं कंफर्म कि क्या होगा। वो आप उनसे पूछें, दमखान साहब से, वो आपको बता देंगे। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है? नो सर। सर एक चीज बता दें, जी। सर ये जो फार फॉर्मेट है, हम्म एक्स वाई कोऑर्डिनेट फार फॉर्मेट, तो सर ये फार हम्म फॉर्मेट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो हम पोजीशन हो गया, एरिया हो गया, इन चीजों के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो फार फॉर्मेट हम्म। भी इसी का मतलब एक रेसिप्रोकल है। फार फॉर्मेट जो है वो आप तब यूज करती हैं जब आपको फाइन ग्रेन रिकॉन्फ़िगरेशन करनी हो। फाइन ग्रेन का ये मतलब है कि एक फ्रेम को आपने चेंज करना, ठीक है, सिंगल फ्रेम को। मसलन आपने एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर चेंज करना है, ठीक है, तो आप फॉर के थ्रू करते हैं। आपने एक लुकअप टेबल के अंदर जो स्टोर है वो चेंज करना है, तो वो भी फार के थ्रू आप करते हैं। 4 फ्रेम्स आपने फिर चेंज करने होंगे, ठीक है। तो ये उन सिचुएशंस में आप यूज करते हैं। वैसे तो जब पार्शियल बिट स्ट्रीम आप जनरेट करती हैं, तो उसका तरीका ये है कि वो आप टूल से जनरेट करती हैं, यानी विवाडो से या आईएससी से। वो आपके लिए पार्शियल बिट स्ट्रीम जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप रन टाइम में एफपीजीए के ऊपर विदाउट जनरेटिंग पार्शियल बिट स्ट्रीम्स आपको चेंज करना चाहती हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप फार यूज करती हैं। सही है कि नहीं? सही, क्लियर है। क्लियर हो गया? क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा बता देता हूँ। नहीं सर, क्लियर हो गया है। लेकिन सर फार फॉर्मेट हम मतलब ऐसे ड्यूरिंग रन टाइम की बात हो रही है, लेकिन सर जहाँ जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी तब तब हम फार फॉर्मेट ही चेंज करेंगे। नहीं, देखो ना, एक है स्मॉल चेंजेस, ठीक है। अब स्मॉल चेंजेस के लिए आप फॉर यूज कर सकती हैं। स्मॉल चेंजेस का क्या मतलब है कि मैं रन टाइम में एक लुट को चेंज करना चाहता हूँ, सर जिस तरह ठीक है। डिफरेंस बेस्ड पार्शियल रिकॉन्फ़िगरेशन थी, सॉरी, जिस तरह डिफरेंस बेस्ड पार्शियल रिकॉन्फ़िगरेशन थी, जिस तरह क्या चीज? डिफरेंस बेस्ड, जिसमें हम एक बिट चेंज कर लेते हैं या स्मॉल एरिया को चेंज कर लेते जिस तरह डिफरेंस बेस्ड पार्शियल बिट स्ट्रीम्स थी, डिफरेंस बेस्ड, बिल्कुल वो यही है, स्मॉल स्मॉल चेंजेस हैं वो। तो उसके लिए फिर आप फॉर एड्रेस यूज करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वो यूज करेंगे, क्या कहते हैं, आप एक लार्जर एरिया को रिकॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, उस लार्जर एरिया में फिर जाहिर बात है कि राउटिंग भी होगी। तो राउटिंग को हम फार के थ्रू नहीं कर सकते, राउटिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमने अगर लॉजिक को चेंज करना हो, लुकअप टेबल को चेंज करना हो या फ्लिप फ्लॉप को चेंज करना हो, वो तो फॉर के थ्रू हम कर सकते हैं। लेकिन राउटिंग इज सो कॉम्प्लेक्स, उसको नहीं कर सकते, वो हमें पता भी नहीं है कि उसके बिट्स कहाँ पे हैं। तो उसके लिए फिर हम जो है वी नीड टू जनरेट द पार्शियल बिट स्ट्रीम। और पार्शियल बिट स्ट्रीम कैसे जनरेट करते हैं? वो फिर टूल से जनरेट करते हैं, और फिर उस पार्शियल बिट स्ट्रीम को हम उठा के किसी ऑफ चिप मेमोरी में स्टोर करते हैं, मसलन फ्लैश में या डी रैम में, और फिर उधर से हम रन टाइम में उसको सिर्फ डाउनलोड करते हैं। तो ये दो मतलब तरीके हैं।
एक स्मॉल चेंजेस के लिए या फाइन ग्रेन रिकॉन्फ़िगरेशन उसको हम कहते हैं, और एक जो है फिर पार्शियल रिकॉन्फ़िगरेशन। ठीक है सर। सर जो डिफरेंस बेस्ड पीआर है सर, ये आप कह रहे थे कि ये खत्म हो रहा है, हालांकि ये पावरफुल है, इसमें हम किसी भी चीज में चेंजेस मतलब किसी भी जगह पे चेंजेस कर सकते हैं। नहीं, पावरफुल तो है, लेकिन ये है ना कि इसकी लिमिटेशंस हैं, मैंने आपको बता भी दी है। लिमिटेशन ये है कि आप इसमें लुकअप टेबल को चेंज कर सकते हैं, आप इसमें फ्लिप फ्लॉप के कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं, और आप इसको बीरएम के कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं, और ये सारा कुछ भी आप तब कर सकते हैं जब आपको रिवर्स इंजीनियरिंग का नॉलेज हो। ठीक है, यानी इसके लिए भी, इसको भी सक्सेसफुली अप्लाई करने के लिए यू हैव टू हैव सम नॉलेज जो कि ज़ाइलिंग किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है। ठीक है, और वो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग से गेन करना होता है। तो बहुत सारी रिसर्चर्स ने ये काम किया है और उसको मल्टीपल एप्लीकेशंस में फिर यूज किया है। तो इन दैट सॉर्ट ऑफ द वे, क्योंकि कंपनी के लिए इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है फॉर देयर वो बिजनेस सर पॉइंट आपने ये ऑफ बात व्यू। बोली हुई थी कि इसकी एप्लीकेशंस नहीं है। हाँ, कंपनी के लिए इसकी एप्लीकेशंस उतने नहीं है ना, तो वो इस मेथोडोलॉजी को वो सपोर्ट उस तरह नहीं करता, वो उन्होंने छोड़ दिया है कि जो भी सही है। यस सर, यस। और कोई क्वेश्चन है? नो सर। No, sir. तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आप असाइनमेंट भी सबमिट करें नेक्स्ट ट्यूसडे को, और फिर नेक्स्ट वेंसडे को क्विज भी होगा, और नेक्स्ट वेंसडे को हम सर क्विज सॉरी पार्शियल रिकॉन्फ़िगरेशन टॉपिक वाले में से जो 2 अपलोड हो गए और तीसरी आप अभी अपलोड करेंगे, इनमें से? नहीं, वो मैं देखूंगा कि मैंने पिछला क्विज कहाँ तक लिया था। वो सर आपने फोल्डिंग से पहले तक लिया है? हाँ, तो जहां तक मैंने लिया था उसके बाद से शुरू होगा, और आज के लेक्चर तक। ओके सर, ठीक, इंशाल्लाह। तो उसमें तो से जो लेक्चर भी में फिर 10 होगा वो, ठीक है सर। अब मुझे नहीं याद कि कौन सा है, लेकिन लेक्चर लास्ट 10 है। लेक्चर 10 है। हाँ, तो उस तक होगा। ठीक है, ठीक है सर। सही है। ओके, सी यू नेक्स्ट वीक। इंशाल्लाह सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।